नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निकिता मंडलोई। एमपीपीएससी 2018 में मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। प्रदेश में मेरी रैंक 23वीं है और मैंने खरगोन जिला जो है उसके सरकारी स्कूल यानी उत्कृष्ट विद्यालय से 12वीं तक पढ़ाई की है हिंदी मीडियम में। उसके बाद SGSITS कॉलेज में से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के दौरान ही मैंने सिविल सर्विसेज में आने का मन बना लिया था और तभी से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। तो इस तरीके से लगभग 1 से 1.5 साल की मेहनत के बाद मुझे पहले ही प्रयास में डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को भी अपनी स्ट्रैटेजीज बता सकूँ ताकि आप लोगों को भी आसानी होगी आगे अपनी मंजिल पाने के लिए। तो सबसे पहले बात तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैसा कुछ नहीं होता है। कई लोगों के दिमाग में या जहन में ये सवाल आता है कि हम सरकारी स्कूल से हैं, हम तो हिंदी मीडियम है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका जीता जाता उदाहरण हूँ कि हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद भी आप पहली बार में या बहुत अच्छे से बुलंदियों पर जा सकते हैं। तो मैं MPPSC की सीधे बात करती हूँ। तो MPPSC में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 6 पेपर होते हैं और इंटरव्यू 175 नंबर का होता है, जो हम थोड़ी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली मिथ जो होती है, मुझसे ये सवाल पूछा गया कि MPPSC और UPSC दोनों को साथ में रखकर कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है लोगों की, जो लोग सोचते हैं कि UPSC करने के साथ या UPSC की तैयारी के साथ में आप MPPSC का एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे, इजीली, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये आपकी गलतफहमी होगी, क्योंकि UPSC का सिलेबस अलग है, MPPSC का अलग है। MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश का सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वहीं UPSC में आपको बहुत सारे अलग अलग दूसरी चीज़, जैसे प्रीलिम्स के पेपर होते हैं तो UPSC में माइनस मार्किंग होती है, इंटरव्यू तक चरण सेम है, लेकिन MPPSC में माइनस मार्किंग नहीं होती है। UPSC में आपको एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल लेना होता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। MPPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, 6 पेपर होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। 6 पेपर में से लास्ट के जो 2 पेपर होते हैं वो आपको हिंदी में कंपलसरी होते हैं, क्योंकि हमारा राज्य हिंदी भाषी है। MPPSC जनरली ये होता है कि पिछले 2-3-4 सालों से हम देख रहे हैं, इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि फरवरी में आपका प्रीलिम्स होता है, जुलाई या जून में आपका मेंस एग्जाम होता है और नवंबर में आपका इंटरव्यू होता है। क्योंकि इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है चुनाव के कारण, तो पूरी उम्मीद है इस बार कि कुछ ही दिनों में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर प्रीलिम्स होगी। और जैसा कि हर बार होता है, मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको शायद इस बार समय नहीं मिलेगा। तो जो लोग अभी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोगों की मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से हो, क्योंकि प्रोबेबली इस बार इतना समय नहीं मिलेगा आपको मेंस में तैयारी करने के लिए। तो MPPSC के पहले चरण पर हम आते हैं, जो कि है प्रारंभिक परीक्षा। इसमें 2 चरण होते हैं, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का होता है 200 नंबर का, दूसरा पेपर होता है CSAT का, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह होती है, वो भी 200 नंबर का होता है। जो दूसरा पेपर है वो UPSC की ही तरह क्वालिफाइंग है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, वो ये कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर, DSP इन सब के साथ साथ में रेंजर का भी एग्जाम अगर निकालना है, तो आपको जो सेकेंड पेपर है MPPSC प्रीलिम्स का, वो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि उसके थ्रू ही आप मेंस वहाँ पर लिख पाएंगे। यानी कि रेंजर की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये है कि उन्हें सेकंड पेपर भी अच्छे से लिखना पड़ेगा, अच्छे से देना पड़ेगा, क्योंकि उसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपको मेंस देने मिलेगा। रही बात अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, तो इसमें पहले बता देती हूँ कौन कौन से पद होते हैं। इसमें डिप्टी कलेक्टर होता है, DSP होता है, CTO होगा, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, CTI होगा, एक्साइज ऑफिसर होगा, नायब तहसीलदार होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी G, श्रेणी ख, और कुछ इस तरीके की बहुत अच्छी पद होते हैं इसमें, जिसमें हम तैयारी करते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मैं बात करूंगी कैसे स्ट्रैटेजीज थी मेरी। तो मैंने पूरी कोशिश की थी प्रीलिम्स के लिए फैक्ट वाइज पढ़ने की, क्योंकि MPPSC में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 लाइन फैक्ट्स के बेसिस पे ही होते हैं। यानी कि आपको एक ही लाइन का उत्तर देना होगा। 4 MCQs होते हैं, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें
आपको कुछ इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है, तो उसका एक ही लाइन में आपको आंसर देना है, कुछ इस तरीके से। तो यूपीएससी से थोड़ा सा ये अलग है। तो प्रेफर करेंगे हम लूसेंट पढ़ने की। मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो सारा जीएस है, जो जनरल जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है, उसका लगभग 50% भाग मैंने पूरा लूसेंट से कवर करने की कोशिश की थी। इसमें सबसे बड़ा इसमें, और मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो जीएस तो सारा आता ही है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें होती है। जो बड़ा भाग होता है वो है मध्य प्रदेश का। अभी जो 2018 का जो मैंने पेपर दिया था, उसमें कई सारे क्वेश्चंस थे मध्य प्रदेश के जो डीपली पूछे गए थे। तो मध्य प्रदेश के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी भदौरिया या टीएमएच की जो बुक्स होती हैं वो पढ़िए आप। उसी के ऑब्जेक्टिव भी लगाने की कोशिश कीजिए। और बहुत सारे मटेरियल है, कई सारी छोटी छोटी किताबें होती है जिनमें त्रुटियां पाई जाती है। स्पेशली मध्य प्रदेश की किताबों में कई लोगों की, कई स्टूडेंट्स की शिकायतें होती है कि इसमें अलग फैक्ट है, इसमें अलग फैक्ट है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने टीएमएच की बुक रेफर की थी, और उससे ज़्यादा आपको कहीं और मिलेंगे, वेरिएशन होंगे आंसर्स में, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं टीएमएच पे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेंस के लिए भी। तो कोशिश करिएगा कि अभी अगर आप जो मेंस पढ़ रहे हैं, अभी जो मध्य प्रदेश का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसे ऐसे तैयार करें कि मेंस में ज़्यादा हमें इजी पड़े। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था 2018 का, उसमें प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश के बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हम आप लोगों को ध्यान रखना है, उसका करंट अफेयर्स भी आता है। जैसे इस बार चुनाव हुआ था, तो चुनाव के क्वेश्चंस बनेंगे, कितनी महिलाएं हैं, कहाँ से कितने लोग जीते हैं, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ये रहा मध्य प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा जो पोर्शन 2018 में था, वो था SC/ST एक्ट्स। और जो 3 तरीके के एक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स के सिलेबस में है, वो तीनों एक्ट्स हैं SC/ST एक्ट, मानव अधिकार अधिनियम, और तीसरा है सिविल राइट्स। तो इन तीनों एक्ट्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी इस बार 19 क्वेश्चन सही थे, और इसका पढ़ने का बस एक ही तरीका है। एक पुणेकर की बुक आती है, उसमें तीनों एक्ट दिए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि पुणेकर की बुक में सबसे लास्ट में लगभग 300 क्वेश्चन दिए हैं हर एक एक्ट से, जो कि आप लगाइए, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ आता है तो शायद मुझे लगता है किसी से नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। उस बुक में सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। और मैंने जब पढ़ी थी वो 2017 का एडिशन था, अब तो एडिशन और नए आ चुके हैं। तो कोशिश करिएगा कि किताबों के हमेशा नए एडिशन पढ़िए। पुराने एडिशन, कई सारी चीज़ें अभी जो, अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हैं तो लूसेंट का नया वाला एडिशन पढ़िएगा, वो बहुत ही अपडेट हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से। रही बात स्पोर्ट्स की और अदर सब्जेक्ट्स की, तो स्पोर्ट्स का मैं कहूँगी कि करंट अफेयर्स जनरली होता है कि लड़कियों को स्पोर्ट्स समझ में नहीं आता, तो मुझे भी नहीं आता था या कम याद रहता था क्वेश्चन। मेरी कोशिश रहती थी कि मैं स्पोर्ट्स में एग्ज़ाम के 15 से 20 दिन पहले ही मैंने स्पोर्ट्स पढ़ा था, जो भी साल भर का करंट अफेयर्स था, बस उससे रिलेटेड और बाकी का। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप प्रीलिम्स के पेपर में बैठ रहे हैं या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी 100 नंबर लाने की कोशिश मत करिएगा, यानी कि 100 में से 100 लाना है। क्योंकि MPPSC के प्रीलिम्स का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का कट ऑफ जाएगा मैक्सिमम 80 और 85, अगर हम बहुत ज़्यादा जानते हैं तो हम 85 में से 85 ही लाने की कोशिश करें। क्योंकि 15 से 20 क्वेश्चन, आप ध्यान रखिए, हमेशा 100 में से MPPSC के क्वेश्चन पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारा दिमाग वहाँ पर घुमा देंगे। लेकिन हमें उन 15 से 20 क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना है। जो बचे हुए 80 सवाल हैं या 85 सवाल हैं, हमें उन्हें पूरा परफेक्ट करना है, उनमें 100% देना है। तो जो कठिन सवाल हैं या जो बहुत टफ क्वेश्चन होंगे, वो तो मुझे लगता है किसी से भी नहीं बनेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि जो सरल है हम उनमें 100% दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ हमें वन लाइन फैक्ट तो आते हैं, लेकिन उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी जो एक क्वेश्चन आया था कि राज्यपाल जो है अध्यादेश किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के तहत देता है, तो उसमें अनुच्छेद 156 भी था, अनुच्छेद 213 है वैसे इसका आंसर। तो कुछ इस तरीके से, तो मेरे ही एक दोस्त ने लगाया था 156, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद 152 में राज्यपाल है तो उससे रिलेटेड होगा, लेकिन राज्यपाल अध्यादेश 213 में देता है। तो इस तरीके की कुछ सिली मिस्टेक्स होती है जिसमें हम सोचते हैं कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें ये तो इतना सरल सवाल है, ये तो हमें बन ही जाएगा, और हम फोकस करते हैं कठिन सवालों पे या टफ क्वेश्चंस पे। तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं दोहराइएगा। जो सरल क्वेश्चंस है वही आपको पास करवाएंगे, वही आपका कट ऑफ तक लेकर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रीलिम्स का आपको समझ में आया होगा।
रही बात सेकंड पेपर की, जो सीसेट का होता है वो भी 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें 200 मार्क्स जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं यानी कि डीसी डीएसपी की पोस्ट जिनको लेनी है उनके लिए ये 33 मार्क्स लाना है। और बहुत इजी वे में आप बहुत इजीली लेकर आ सकते हैं। जिन्हें रेंजर की तैयारी करनी है वो इस पेपर की तैयारी करें, क्योंकि इसके मार्क्स जुड़ते हैं आपके मेंस क्वालिफाई करने के लिए। प्रीलिम्स के लिए मैं बुक लिस्ट आपको बताना चाहूँगी। बुक लिस्ट कोई ऐसे बहुत स्पेशल नहीं है, मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगी जो मैंने पढ़ी थी। हो सकता है कि आपको ये लगे कि अरे ये तो बन भी गए, तो डीसी बन गए और इन्होंने तो ये बुक पढ़ी ही नहीं, तो नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे कहीं और से सोर्स मिल रहे थे। तो कोशिश करिएगा लूसेंट पढ़ने की। उसके बाद में आप अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यूनिक पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, घटना चक्र आता है, ये दोनों हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इनको पढ़ें। उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बहुत ही इजी, आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप कोशिश करिएगा कि आप यूनिक पब्लिकेशन खरीदें। और अगर आप प्रीलिम्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो लूसेंट का ऑब्जेक्टिव होता है वो, घटना चक्र जो ऑब्जेक्टिव होती है वो, और कई तरीके के न्यूज़पेपर्स होते हैं जो मैं थोड़ी देर बाद में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को यूज़ करना है प्रीलिम्स के लिए। तो ये थी प्रीलिम्स की बातें। अब मैं आती हूँ मेंस के ऊपर। तो मेंस में 6 पेपर होते हैं, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पेपर जीएस बेस्ड होंगे। फोर्थ पेपर आपका नीति शास्त्र यानी कि एथिक्स का होगा। फिफ्थ और सिक्स्थ पेपर कंपलसरी होंगे आपके हिंदी में, क्योंकि फिफ्थ पेपर पूरा का पूरा 200 नंबर का हिंदी में होगा। और सिक्स्थ पेपर आपका होगा निबंध के लिए, जिसमें आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे। मैंने मेंस के लिए बहुत सारी स्पेशल किताबों का यूज़ तो नहीं किया था। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंदौर की एक एकेडमी है द समाधान एकेडमी, उसके नोट्स लिए थे। इसके अलावा दृष्टि विजन आईएएस जो दिल्ली की कोचिंग है उसके हिंदी के नोट्स जो थे मैंने वो लिए थे। समाधान एकेडमी के नोट्स मुझे बहुत इजी लगे थे क्योंकि पढ़ने में, क्योंकि स्टार्टिंग था, मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मैंने इसलिए वो नोट्स प्रेफर किए थे। इसके बाद अगर मैं दृष्टि विजन की बात करूँ तो उसकी लैंग्वेज, वो बहुत अच्छे नोट्स होते हैं बेशक, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो होती है कई बार लोगों को टफ लग जाती है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं या कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको वहाँ से नहीं पढ़ने होंगे। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स पढ़ने के बाद मेंस तक आपको इतनी समझदारी आ जाएगी कि आप ये समझ सके कि हमें कौन सा टॉपिक किस में से पढ़ना है। तो रही बात मेंस की, अगर स्टडी मटेरियल की मैं बात करूँ तो समाधान एकेडमी के नोट्स, दृष्टि विजन आईएएस के नोट्स कुछ, उसके बाद में आप यूनिक पब्लिकेशन की किताबें बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो। और अगर आपने एनसीईआरटीज़ अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो एनसीईआरटीज़ का मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ अभी, क्योंकि एनसीईआरटीज़ थोड़ा सा जो लोग बहुत स्टार्टिंग बिगनर्स होते हैं या जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल की होती है, मुझे लगता है कि वो लोग करते हैं प्रेफर। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया है, लेकिन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। लेकिन आपको समय हो गया पढ़ने में और अभी आप मेंस लिखने वाले हैं तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये जो मैंने 3 किताबें एक बार पढ़कर देखिएगा। यूनिक पब्लिकेशन इलाहाबाद वाली बहुत अच्छी है, आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। मेंस की बात करूँ तो मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट और आपकी स्पीड और आपकी हैंड राइटिंग। स्पीड का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 घंटे में आपको लगभग 4000 शब्द लिखने हैं, यानी कि 4000 वर्ड्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, और पेपर छूटना भी नहीं चाहिए। 3 घंटे में 2 क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 1.5 घंटे के। तो कोशिश करिएगा। पहली अगर आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि मेंस में आप लोग जैसे स्टार्ट करते हैं तो आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आप कुछ भी लिखिए, लेकिन 3 घंटे लगातार आप लिखने की कोशिश करिए। और लगभग 1 मिनट में हमें 20 से 25 शब्द लिखने होते हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 30। इससे ज़्यादा 1 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते हैं या वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, कोई भी नॉर्मल पीपल। और हमें भी एग्जाम में ध्यान रखना है, तो आपको लगभग 1 मिनट में 25 से 30 वर्ड्स लिखने ही हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाए। अगर आप कोचिंग जाते हैं तो कोशिश करिएगा कि कोचिंग से ही आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाए, या फिर आपकी स्पीड जो है वहीं से बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि इस बार का मैं फिर से बोल रही हूँ, इस बार मेंस की तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस बार ही अपीयर होना चाहते हैं मेंस में या प्रीलिम्स देने वाले हैं तो कोशिश करिए कि अभी जब तक नोटिफिकेशन प्रीलिम्स का नहीं आता है आप मेंस की आंसर राइटिंग की एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि हम बाद में हमें अच्छे से लिख सकें हम।
तो मैं कह रही थी कि हाँ, कोशिश करिए कि आप अभी से 3-3 घंटे लिखने की कोशिश करिए उसमें। आपको बस एक बार आपको ये विश्वास हो जाता है कि हम अच्छे से लिख लेंगे या हमारी हैंडराइटिंग अच्छी हो रही है या फिर हमारी स्पीड भी अच्छी हो रही है, तो फिर ज़्यादा आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्योंकि मेंस का सिलेबस है इतना सारा, पेपर में आपको इतना ही पढ़ना है, पढ़ना इतना है और लिखना तो इतना सा ही है। तो ये हम कैसे ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इतने में से सिर्फ इतना ही पढ़ना है? तो पूरी कोशिश करिए मेंस का जो सिलेबस है वो आपको वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। आपको कोशिश करिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आपको रट जाने चाहिए। दिन में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार भी अगर कोशिश करिए कि हम पढ़ें उन्हें, हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करिए। एक समय आएगा जब फिर आप खुद बता सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ना है या ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, या ये हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिलेबस को ध्यान में रखिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और मेंस के लिए मैं बात करती हूँ फिर से टाइम मैनेजमेंट की। तो जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरी क्लासेस होती थी 12 से 8 मेंस की, जब कोचिंग क्लासेस, उसके बाद में आंसर राइटिंग भी करनी होती थी, उसके बाद में पढ़ना भी होता था। तो टाइम कैसे मैनेज करें? तो क्योंकि अगर आप मेंस में अपीयर होने वाले हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, वो है सोना, और दूसरी चीज़ है पढ़ना। सोने को बिल्कुल अहमियत दीजिए। आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सोना बहुत ज़रूरी है। तो लड़कियों के लिए मैं सजेस्ट करती हूँ 7 घंटे की नींद बहुत होती है, लड़कों के लिए 6 से 6.5 घंटे की। तो ऐसा ना हो कि आप लोग पढ़ाई के चक्कर में नींद भूल जाएं, क्योंकि मेंस में बहुत सारा सिलेबस होगा, आपको बहुत स्ट्रेस भी होगा। तो कोशिश करिए आपको आपकी हॉबीज़ को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हुए, क्योंकि कई बार आएगी जब को 15-15 घंटे की भी सिटिंग लेनी पड़ेगी, तो उसके बीच में आपको स्ट्रेस फ्री कैसे रहेंगे? तो आप कोशिश करिएगा आपकी हॉबीज़ को भी साथ में लेकर चलते हुए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। जैसे मेरी हॉबी सिंगिंग थी, डांस करती थी, मैं करती हूँ, डांस करती हूँ, कविताएं पढ़ना लिखना मुझे शौक है। तो जैसे कई बार होता था कि बहुत लंबी सेटिंग लेनी होती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं म्यूज़िक सुन के या गाने गाकर अपना स्ट्रेस दूर करूँ। तो इस तरीके से अपनी हॉबीज़ को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए। तो मेंस के लिए फिर से एक और सजेशन, अभी भी एक समय है आप लोगों के पास में, हैंडराइटिंग और मात्राएं बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम का तो इंग्लिश मीडियम में भी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर उन्हें समझ में नहीं आता है। लेकिन हिंदी में आप लोगों को मात्राएँ बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि हमारा राज्य हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ हिंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। पूरा का पूरा 5वां पेपर हिंदी में ही लिखना है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि हमें हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसमें भी हिंदी आपको ज़बरदस्त लिखनी पड़ेगी। और निबंध जैसे कि हमें लिखना है, निबंध का मतलब ये होता है कि हम अपने विचार, हमारे जो विचार हैं उन्हें हमें कॉपी में उतारना है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके विचार हिंदी में भले ही आएंगे, लेकिन उन्हें इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो वो लोग भी कोशिश करिएगा कि हम हिंदी में ही लिखने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करें। लेकिन जो बाकी के क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक मिथ होती है कि हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लैंग्वेज लिखनी है, बहुत ही विशेष शब्दों का इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि बुरे नहीं लगे, और मतलब जो हमारी स्थानीय भाषा है कुछ उस तरीके से नहीं लगे, जैसे जिस तरीके से अभी मैं बात कर रही हूँ। बस आपको ऐसे ही लिखना भी है, कुछ बहुत ज़्यादा विशेष शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करिएगा कि इन मिथ से बचें। तो ये थी मेंस की बातें। अब आते हैं हम इंटरव्यू पर। इंटरव्यू 175 नंबर का होता है। कई लोगों का सवाल होता है कि मेंस का रिजल्ट आने दें या फिर तभी से मेंस देने के बाद से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दें, या फिर कब से तैयारी शुरू करें, कैसी तैयारी शुरू करें। तो पहली बात, इंटरव्यू की तैयारी कभी भी की नहीं जाती। इंटरव्यू हम खुद देते हैं सामने वाले को। तो कोशिश करिए कि आपने जो बचपन से अभी तक सीखा है उसी को इंटरव्यू में दिखाइए, क्योंकि आपको इंटरव्यू का
मतलब ही होता है इंटरव्यू, वो आपके अंदर झांकना चाहते हैं। तो ये आपको सिखाएगा नहीं कोई भी कोचिंग आपको ये नहीं सिखाएगी कि आपको वहाँ पर क्या बोलना है। लेकिन हाँ, कई बार हमें कई सारे लोगों को आदत नहीं होगी बड़े लोगों से बात करने की, या फिर कभी उन्होंने की नहीं होगी, तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन शब्दों का चयन, मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत विशेष नहीं करना, बहुत ही विशेष नहीं। जिस तरीके से मैं अभी आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, हमें ऐसे ही इंटरव्यू में भी बात करनी है, नॉर्मल शब्दों में। लेकिन बस ये है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मुझे इंटरव्यू में 175 में से 150 नंबर मिले थे, मैं बताना चाहूँगी। और मेरा इंटरव्यू सिर्फ 8 से 10 मिनट चला था, वो भी कुछ ही क्वेश्चंस हुए थे, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हुए थे। मैं आपको बताऊंगी क्या क्वेश्चंस हुए थे। तो इसलिए हुए थे इतने कम क्वेश्चन, क्योंकि कई बार लोगों के 35-35 मिनट भी चलते हैं, 30 मिनट चल रहे हैं, और मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, स्माइल के साथ में आप जाइए बिल्कुल, और उन्हें ये लगने मत दीजिए कि आप बहुत डर रहे हैं, या फिर डर स्वाभाविक है। इतने बड़े पैनल में आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ पर सामने बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, तो डर सामान्य बात है। लेकिन डर में कुछ ऐसी बातें बोल देना या फिर बोल ही नहीं पाना, ये गलत बात होती है। इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले एक ही बात सोच कर जाइएगा कि अभी आप कुछ नहीं है जिनकी। मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैंने बस ये सोचा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ ताकि मैं वहाँ से नौकरी ले सकूँ। मैं ये सोचकर नहीं गई थी कि मैं डरूंगी या फिर मैं उनसे कैसे बात करूं, उनसे मुझसे कुछ छीन ना ले, क्योंकि उन्हें मुझसे छीनने के लिए उनके पास था तो कुछ नहीं। मैं तो खुद स्टूडेंट थी, अगर मुझे वो नंबर देते तो मैं अच्छी बात है, और अगर नहीं देते तो कौन सी मुझसे पोस्ट छीन जाती, बस मिलनी ही तो थी। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पर पाने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर जाइए। ये कोशिश ये करिए कि हाँ, हम उनसे इंटरेक्ट इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि वो खुद सोचे कि हाँ, मैंने एक बार में नंबर दे देने चाहिए। क्योंकि आप जैसे ही एंटर होते हैं वैसे ही आपके मार्क्स लगभग चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। आप जैसे बैठते हैं वैसे ही मार्क्स आपके चढ़ जाते हैं उनकी कॉपी पे। बस वो 5-10 मिनट ये कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो नंबर लिखे हुए हैं वो सही है या गलत, या उसमें कुछ कमी तो नहीं है या और बढ़ाना है। तो कई बार होते हैं, कई बार क्वेश्चन, मतलब कई बार लोग कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए हमें और कैसे नंबर बढ़ाए जाएं या ऐसे। तो नंबर बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा कभी भी। हम कोशिश करेंगे कभी भी इंटरव्यू में नंबर न कटवाने की, क्योंकि 175 में से 175 लाना है। अब हम ऐसी कौन सी बात नहीं कहेंगे या ऐसी कौन सी बात कहेंगे जिससे कि वो हमारे नंबर काटे, तो हमें नंबर कटवाने से बचना है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि अपने नंबर बढ़वाऊं नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने नंबर कटवाने से बचूं। तो इस तरीके से, और अभी इंटरव्यू में बहुत समय है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक और वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी बातें करने के लिए। तो ये थी मेंस, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कुछ बातें। अब फिर से मैं वापस से प्रीलिम्स में आती हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। तो प्रीलिम्स के लिए मार्केट में बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं। कई सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, उससे कैसे डील करें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा नहीं पढ़ें, या किस तरीके से पढ़ें। तो प्रीलिम्स के लिए या फिर पूरे एमपीपीएससी के लिए मैं आपको कुछ मैगजीन्स बताना चाहूँगी। वो है प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र, प्रतियोगिता निर्देशिका और रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर, जो कि वीकली आता है। तो प्रतियोगिता दर्पण से शुरुआत करती हूँ। थोड़ी सी मोटी होती है, कई सारे लोगों की शिकायत होती है कि इतना सारा होता है, हम उसमें से पढ़ें क्या क्या और कैसे पढ़ना है, तो मैं वो बताना चाहूँगी। आप नोट्स भी बना सकते हैं करंट अफेयर्स के। तो प्रतियोगिता दर्पण से आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, जैसे कि आप जैसे ही बुक ओपन करेंगे तो राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, फिर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, या फिर जो मटेरियल है वो करंट अफेयर्स का वो आएगा। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में आप पहली लाइन पढ़िए, आपको इतनी समझ बिल्कुल हो जाएगी अभी कि ये क्वेश्चन जो है या ये करंट अफेयर्स जो है वो एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है या नहीं। फिर उसे आप नई कॉपी में लिखिए, या फिर नोट्स जिस तरीके से बनाना चाहें वैसे बनाइए आप। तो और पूरी एक और बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी करंट अफेयर्स के नोट्स डिटेल में नहीं होने चाहिए फॉर प्रीलिम्स। आप कोशिश करिएगा कि एक लाइन में प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स खत्म हो जाए। तो इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको, एक एक लाइन के ही होने चाहिए। तो प्रतियोगिता दर्पण में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बस यही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो ही जाइएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और आप शायद उलझ सकते हैं वहाँ पर। तो कोशिश करिएगा वहाँ पर कि थोड़ा सा कम पढ़ेंगे। इसके बाद में ही एक पेपर आता है, उसी में आगे एक पेज आता है जहाँ पर फिर से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक एक लाइन में क्वेश्चन आंसर्स होंगे फॉर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स।
तो उन 2 पेपर्स को आप फाड़ कर रखिए बिल्कुल, और एक फाइल बनाइए जिसमें आप ये सारी चीज़ें रखेंगे। तो उसमें से वो दोनों पेपर आप सॉल्व करिए, जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करिए, उन्हें फाड़ कर अपने पास रख लीजिए। इसी के बाद और आगे चलेंगे तो कुछ डेट्स आएंगी आप प्रतियोगिता दर्पण में, जो बहुत महत्वपूर्ण दिवस नाम से होता है। इंग्लिश मीडियम में भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, उन डेट्स को आप लिखिए, बिल्कुल आती है एग्जाम में, प्रीलिम्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो। कुछ फुल फॉर्म्स होंगे, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है प्रतियोगिता दर्पण में से। इसके बाद सबसे पीछे जाएंगे आप प्रतियोगिता दर्पण में, तो एक कॉलम होगा सार संग्रह, जिसमें जीएस होगा, नॉट करंट अफेयर्स। तो सार संग्रह होगा तो वो कभी इतिहास से भी होगा, भूगोल से होगा, अर्थव्यवस्था से होगा, राज्य व्यवस्था से भी होगा। तो उन सारी चीज़ों को आप पढ़िए, एक एक लाइन के फैक्ट्स होंगे, और उन्हें भी उन कुछ पेपर्स को फाड़ कर रख लीजिए और इसकी अलग से फाइल बनाइए। इसी तरीके से प्रतियोगिता निर्देशिका और घटना चक्र के साथ भी आपको करना है। और दोनों मैगजीन्स बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, तो आप इजीली 2 या 3 घंटे में पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण में भी आप 3 से 4 घंटे ही पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है आपको प्रीलिम्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण और इन मैगजीन्स में। और रही बात, अब आती हूँ मैं रोजगार निर्माण की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर है ये, और उसके जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको इजीली मध्य प्रदेश का ज्ञान करवा देंगे। आपको कहीं से इधर उधर या फिर बहुत सारी साइट्स खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश करिए रोजगार निर्माण पढ़ने की। रोजगार निर्माण के साथ भी सेम प्रोसीजर हमें अपनानी है। कुछ एक पेपर हो, एक वहाँ पर पेज होगा, एक कॉलम होगा जहाँ पर हफ्ते भर का वहाँ पर करंट अफेयर्स होगा, एक एक लाइन में हमें वो देख लेना है। मतलब कोशिश करिएगा कि वहाँ पर सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही हम देख सके, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा पूरा पेपर भरा पड़ा होगा। और इसके बाद में यही सेम चीज़ है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन जारी होते ही रोजगार निर्माण में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उन पेजेस को फाड़ कर रखना है उसी फाइल में जहाँ पर ये पिछली मैगजीन्स के रखे हैं। तो इन मैगजीन्स के अब इन्हें हमने फाड़ कर इसलिए रखा है, मतलब मैंने इसलिए रखती थी ताकि मैं इजीली रिवाइज कर सकूं, क्योंकि हफ्ते भर आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी, टॉपिक वाइज नई नई चीज़ें मिलेंगी उसमें, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। और एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले मतलब कोशिश करिएगा कि किताबें ना पढ़े, इन्हीं चीज़ों को पढ़े। तो ये हम इकट्ठा मटेरियल कर रहे हैं एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तैयारी करने के लिए या रिवीजन करने के लिए। तो इस तरीके से हमने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हम बहुत अच्छे से देंगे। मैं फिर से स्टार्टिंग में जो बात बोली थी, मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि सिली मिस्टेक्स करने से बचिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा हो जाते हैं हम प्रीलिम्स में, क्योंकि बहुत एक लाइन का आंसर देना होता है, एक लाइन का क्वेश्चन होता है, 4 एमसीक्यूज होते हैं। तो कोशिश करिएगा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और इजी क्वेश्चन पे फिर से रिपीट कर रही हूँ, इजी क्वेश्चन पे ही फोकस करना है हमें। कोशिश करिएगा कि टफ क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें आप, क्योंकि मतलब जब पेपर में आएगा हम अपनी तरफ से 100% दीजिए, कोशिश करना कि हम 100% देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में पैनिक होने से बचिएगा। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें 2 घंटे का 100 सवाल करने होंगे 2 घंटे में। तो टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लगाइए आप, लेकिन भ्रामक टेस्ट सीरीज़ से बचिएगा। जैसे कि कई सारे ऐप्स होते हैं, कई सारी साइट्स होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक है तो ही आप उनसे पढ़िए, लेकिन नहीं तो इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स अवेलेबल हैं और बहुत सारे क्विज ऐप्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे कोशिश करिएगा उनसे बचने की, किताबों में ही अपना समय लगाएं। क्योंकि अब मैं अपनी बात करती हूँ फ़ोन से दूर रहने की, तो मैंने फ़ोन से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी बिल्कुल भी, बहुत कम, बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, कुछ सर्च करना होता था जो किताबों में नहीं मिल रहा है, कुछ करंट अफेयर्स होते थे तो मैंने वही पढ़े हैं। तो कोई अगर ये कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि फ़ोन से निकालने जाएंगे या फिर फ़ोन ही सब कुछ होता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि हमने फ़ोन से पढ़ाई की है, तो थोड़ा सा बचिएगा आप इन चीज़ों से, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़ होते हैं फ़ोन से। आप किताबों को ही तवज्जो दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बुक्स। तो और बाकी एस्पिरेंट्स के लिए एक और इस बात की, फ़ोन को थोड़ा सा और कम करिए चलाना। मेरा फेसबुक पे अकाउंट तक नहीं था, व्हाट्सएप मैंने मेंस का रिजल्ट आने के बाद इंस्टॉल किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगती थी मुझे, तो इसलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि कब आप 5 मिनट का बोलकर के 1 घंटा वेस्ट कर देते हो, 2 घंटे फ़ोन चलाने में वेस्ट कर देते हो, आपको खुद पता नहीं चलता। और फ़ोन तभी तक ठीक है जब आप इसे उंगलियों से चलाएं, क्योंकि एक समय आता है जब फ़ोन आपको चलाने लगता है और वो आपके लिए बहुत ही दुखदाई होगा और जिसका रिजल्ट
रिजल्ट आपके लिए बहुत ख़राब होगा। तो इस कोशिश करिएगा कि हम थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करें फ़ोन से, स्पेशली जब आपकी सेटिंग्स हो रही है, आप जैसे 6-7 घंटे की सेटिंग है या फिर आप पढ़ रहे हैं, तो फ़ोन एकदम साइलेंट करके दूर रख कर पढ़िएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होता है इसमें। तो हमारे पेरेंट्स को स्पेशली बता दीजिए कि हमारे पढ़ने का टाइम ये है, हम इस टाइम पे फ़ोन नहीं उठा सकते। अपने दोस्तों को आप ये बताइए कि हम यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हम फ़ोन में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और बहुत ही आसान होगा आपको फ़ोन से दूर रखना, क्योंकि अभी अभी तो आए हैं, इससे पहले जो लोग तैयारी किए हैं या जो लोग पास हुए हैं, जो बड़े बड़े पद पर है, उनके पास में ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन्होंने फ़ोन से ही पढ़ाई की हो या इंटरनेट का ही सहारा लिया हो। तो ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन ही सब कुछ है या इंटरनेट ही सब कुछ है। इवन इंटरनेट से आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। एक फैक्ट आप सर्च करेंगे तो एक साइड कुछ और दिखाएगी, दूसरी साइड कुछ और दिखाएगी। तो कोशिश करिएगा कि सिर्फ किताबों पे विश्वास करिए, क्योंकि जो पेपर बनाने वाले लोग हैं वो भी बुक में से बनाएंगे, वो कहीं इंटरनेट से नहीं बनाएंगे। तो वो जो बुक में होगा वही उसी को सही मानेंगे। तो कोशिश करिए फ़ोन से दूर रखने की, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए। और फिर से जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मैं एक संदेश या एक ये कह लीजिए कि सजेशन देना चाहूँगी कि अपना लक्ष्य एक ही रखें। कई बार होता है कि अभी एमपीपीएससी भी आ रही है, अभी रेलवेज़ का भी आ जाएगा, एसएससी भी आ जाएगी, फिर ये वाली एग्ज़ाम दोस्त ये दे रहा है, दोस्त ने वो वाली एग्ज़ाम भी दी है। तो अगर आपका फोकस एक ही है तो कोशिश करिए कि आप उसी पे फोकस रहिए और उसी की तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इंजीनियरिंग के बाद में डिविजनल बायोमेडिकल इंजीनियर की भी पोस्ट लेने का मौका था, जो बहुत ही अच्छी नौकरी थी। और इसके बाद में 2 और सरकारी नौकरियां भी थी, कंपनी से कंपनी के प्लेसमेंट ऑफर्स भी थे, बहुत अच्छे पैकेज थे। लेकिन मैंने यही कोशिश की थी कि मेरा जो लक्ष्य बनाया है मैं एक बार उस पर 100% अपना दे दूं और उसके बाद कोशिश करूंगी कि फिर अगर असफल होती हूं तो, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी ऑप्शन नहीं रखा। कई सारे लोग कहते हैं कि एमपीपीएससी तो कर ही रहे हैं, इसके ऑप्शन में ये भी लेकर चलते हैं। ऑप्शन रखना ही क्यों है? जब हमारा लक्ष्य एक है तो आप उसी को लक्ष्य को ही साध कर चलिए ना। ऑप्शन रखने से फायदा ये कुछ नहीं है, नुकसान ये है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि नहीं यार अपना सेकंड तो है ही, अपना सेकंड ऑप्शन है कि अगर ये नहीं निकला तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। तो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है अपने करियर के साथ में। तो ये रिस्क बहुत ही अच्छी साबित होगी अगर आप एक ही लक्ष्य बना करके और बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो। लेकिन फिर से बोलूँगी, ऑप्शन को थोड़ा सा दूर रखिए, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलिए, ये सोचते हुए कि हम ऐसे कर लेंगे या हमारे पास ऑप्शन है हम कुछ और भी कर लेंगे। तो अगर कुछ और करना है तो फिर आप कुछ और ही कर लीजिए। तो अगर कोशिश करिए कि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी करें तो सिर्फ वही करें। एमपीपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज एक ऐसा दौर आता है आपकी तैयारी के दौरान भी, जब आप सोचते हैं कि हमसे बन नहीं रहा है या फिर हम बहुत ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कहीं और जाने की या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आता है समय, मेरे साथ में भी हुआ था, आप लोगों के पास में भी होगा। लेकिन एक बात हमेशा अपने जहन में रखिए कि इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे समस्याएं नहीं है। और एक और बात याद रखिए कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो समस्याएं आएंगी, आपको उन्हें बहुत ही कामली डील करना है, ये सोचते हुए कि ये तो टेम्पररी है, हमें मेहनत तो करनी है। ये कुछ चीज़ें होती है जो हमें निखारती है। कई बार ऐसे आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट्स आएंगे जब आप बहुत टूट जाओगे, तो कई मौके आएंगे जब आप बिखर जाओगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको चुनना है कि उन चुनौतियों के बाद आपको बिखरना है या निखरना है। क्योंकि कई बार होता है कि कई चुनौती आती है, बहुत प्रॉब्लम हमने फेस की है और फिर उसके बाद में हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी की एक सीख मिलती है जिससे हम हमारा व्यक्तित्व निखार सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि चुनौतियाँ तो आएंगी तो उनसे बिखरिएगा मत, निखरने की कोशिश करिएगा और आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इससे हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास का ऑरा पॉजिटिव रखिए, अपने पेरेंट्स को पॉजिटिव रखिए, उन्हें विश्वास दिलाइए कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे लोगों की शिकायत होती है या फिर बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर दोस्त डिमोटिवेट करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि हम पर विश्वास करें। तो कोशिश करिएगा अपने मम्मी पापा को और अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने टीचर्स को ये विश्वास में रखिएगा कि हम कुछ अच्छा करने वाले हैं और हम पढ़ रहे हैं। और एक बात जाते जाते एक लाइन बोलना चाहूँगी कि कोशिश करे अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता।
वो उठकर चल के तो देखें जिन्हें रास्ता नहीं मिलता। चाहे धूप हो कांटे हो चलना ही पड़ता है, क्योंकि घर बैठे किसी प्यासे को दरिया नहीं मिलता। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट में बताइए कि और आपको क्या क्या जानना है, और आप ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए डेली नॉलेज ट्रैक। जय हिंद।